हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का यूनिट नंबर 2। बहुत ही क्विक लेकिन एकदम डिटेल में रिवीजन करेंगे और आई कैन एश्योर यू आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू विल बी चैंप इन दिस यूनिट। चलो तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। ओके बेटा जी, तो पहले मैं आपको शुरू का जो पार्ट है इसको थोड़ा सा स्किप करके मैं पहले आगे का पार्ट आपको बताऊंगा, और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। बेटा मनी सप्लाई क्या होता है? आप एक चीज को समझना, जब हम है ना यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे, यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने क्या देखा था? डिमांड फॉर मनी। इसका भी वीडियो मेरा बना हुआ है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में हम किसकी बात करते हैं? डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं। और बेसिकली डिमांड कौन करता है? पब्लिक डिमांड करती है। और ये पब्लिक क्यों डिमांड करती है? क्योंकि वो उससे क्या करना चाहती है? ट्रांजेक्शन करना चाहती है। तो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? मनी की डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के अंदर हम देखने वाले हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब ये सप्लाई ऑफ मनी मतलब कि कंट्री के अंदर कितना सप्लाई है और ये सप्लाई कौन करता है, उस सब चीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं पहला मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। हमको मनी का सप्लाई कितना है उसको मेजर करना है। बेटा मनी का सप्लाई कितना है, मनी इकोनॉमी में कम है, ज्यादा है, कितना है, वो कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अलग अलग करेंसी के बारे में, मतलब M1, M2, M3, M4 क्या होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज आप देखना कि यहाँ पे डिपॉजिट विद द बैंक या तो पोस्ट ऑफिस जो होती है ना, कोई भी डिपॉजिट होती है वो दो प्रकार की डिपॉजिट होती है। एक होती है डिमांड डिपॉजिट और दूसरी होती है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब दैट कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम, जबकि टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? वो आपको फिक्स पीरियड के लिए रखनी पड़ती है और उसको आफ्टर फिक्स पीरियड की एक्सपायरी के बाद ही आप उसको विथड्रॉ कर सकते हो। उसको क्या बोलोगे? टाइम डिपॉजिट। मतलब तो ये हुआ कि सर डिमांड डिपॉजिट तो हम कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर रखा हुआ पैसा बिजनेसमैन कभी भी विथड्रॉ कर सकता है। सेविंग अकाउंट के अंदर भी रखा हुआ पैसा हम कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि क्या हुआ? ये जो है वो मोस्ट लिक्विड हुआ, ये लीस्ट लिक्विड हुआ। करेक्ट है? हाँ जी। ओके, अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर जो बता रहा है मनी, मेजरमेंट ऑफ मनी। अब ये मेजरमेंट ऑफ मनी क्या है? तो बेटा 1967 से 68 तक हम सिर्फ और सिर्फ नैरो मनी को पढ़ते थे। नैरो मनी के अंदर क्या आता था? M1 के बारे में अभी डिटेल देखेंगे। तो हमको खाली एमसीक्यू के पॉइंट से हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे 67-68 तक आरबीआई ने कौन सा कंसेप्ट निकाला था? नैरो मनी का, जो M1 कहलाता था। लेकिन उसके बाद समय बीता, दिन बदले और 67 से 68 के बाद से हमने मनी का कंसेप्ट को बढ़ा दिया, जिसके अंदर हमने क्या किया? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज को स्टडी करने लगे। क्या हम मनी सप्लाई के अंदर क्या मेजर करने लगे? फ्रॉम 67-68 ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर आर was additionally published by the RBI। ठीक है जी। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले? M1, M2, M3, M4। अब ये M1, M2, M3, M4 क्या होता है? बेटा देखो, M1 का मतलब क्या होता है? ऐसी मनी जो बहुत नैरो, ऊपर देखा ना हमने, वो नैरो होती है। हाँ जी, वो नैरो होती है। और M3 देखो, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आता है। अगर आपको नैरो मनी बोलेगा M1, आपको मोस्ट लिक्विड बोलेगा M1। लेकिन अगर आपको बोले ब्रॉड मनी क्या है तो M3। लेकिन अगर बोले कि मोस्ट लिक्विड या लीस्ट लिक्विड है कौन सा है, तो वो M4। ठीक है, इतने क्लियर है। अब हम M1 का कैलकुलेशन समझते हैं। M1 के अंदर होता है बेटा, M1 के अंदर जितना भी करेंसी पब्लिक के पास अवेलेबल है, फिजिकल कैश विद द पब्लिक और करेंसी विद द पब्लिक, वो सब किसके अंदर आता है? M1 के अंदर था। सर ये अगर ये M1 है, ये करेंसी विद द पब्लिक होता क्या है? तो चलो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो M1 करेंसी विद द पब्लिक क्या होता है? जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है या कॉइन्स इन सर्कुलेशन है, ये रुपीस हो गए, हाँ जी, ये कॉइन्स हो गए, और ये स्मॉल कॉइन, एकदम छोटे छोटे कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इन शॉर्ट, रुपी कॉइन हो, स्मॉल कॉइन हो या तो नोट्स हो, सभी का हम क्या करेंगे? सम टोटल करेंगे। मगर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये तीनों के अंदर ये जो करेंसी किसने हेल्ड करके रखी है? बैंक ने भी होल्ड करके रखी है। बैंक भी तो अपने पास बैंक बैलेंस रखता है। हाँ,
घटता तो है, तो हमको तो पब्लिक का देखना है। पब्लिक का मतलब प्योर पब्लिक, जिसके अंदर गवर्नमेंट या तो बैंक सेक्टर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम यहाँ पे किसको लेस करेंगे, कैश विद द बैंक। जो भी बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल करेंसी इन इकोनॉमी, भले वो रुपीज में हो कि कॉइन्स में हो, उसमें से क्या माइनस करना है, बैंक का पड़ा हुआ पैसा माइनस करो, तो क्या आ जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक। ओके, तो ये बेटा अगर हमको यहाँ पे करेंसी विद डायरेक्टली दिया हो तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, लेकिन नहीं दिया और ऐसे फॉर्मेट में दिया हो तो पहले हम ये करेंसी विद द पब्लिक फाइंड आउट करेंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे डिमांड डिपॉजिट। क्या डिमांड डिपॉजिट, हमने आपको बता दिया डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हम M1 के अंदर ऐड करेंगे। और उसके अलावा क्या होगा, पब्लिक का पैसा किसके पास पड़ा हुआ, आरबीआई के पास पड़ा हुआ। पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ, अदर डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द आरबीआई, वो भी हम M1 के अंदर ऐड करते हैं। तो बेटा M1 के अंदर हम कितनी चीजें ऐड करेंगे, 3 चीजें। पहला करेंसी, करेंसी आएगा, हाँ जी, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड पब्लिक डिपॉजिट विद द आरबीआई। अगर हम इसी M1 के अंदर अगर हम पोस्ट ऑफिस की कौन सी डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा M2। क्या, अगर हम M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट, वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी, डिमांड डिपॉजिट ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, M2। और यही M1 के अंदर हम टाइम डिपॉजिट, देखो टाइम डिपॉजिट, ये M1 के अंदर हम क्या करेंगे, टाइम डिपॉजिट विद द पब्लिक, टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पब्लिक विद द बैंक। हमने M1 के अंदर, M1 में डिमांड डिपॉजिट लिया था और M3 में क्या लेंगे, टाइम डिपॉजिट। क्या लेंगे, टाइम डिपॉजिट। यहाँ पे क्या आया था, ओनली डिमांड डिपॉजिट आया था। तो देखो बेटा जी, M1 में डिमांड डिपॉजिट आता है और M3 के अंदर टाइम डिपॉजिट ऑफ अ बैंक विद द ऑफ अ पब्लिक विद द बैंक आ जाता है। ये क्या बन जाएगा, हमारा M3 बन जाएगा। और सर M4 के अंदर क्या आएगा, तो M4 में क्या लेना है, M3 लेना है। और हमने एक चीज नोट की थी कि जब हम यहाँ पे, देखो मैं इसको समरी यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो जब हम M1 लेते हैं ना, M1 के अंदर तो 3 चीजें, सब वो तो याद होगी हमको। ओके, M1 में 3 चीजें, M1 के अंदर ही आप क्या करोगे, M1 के अंदर ही पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट ऐड करते हो, तो वो उसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, M2। M1 के अंदर ही टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम का ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, M3 बन जाएगा। और M3 के अंदर टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट सेविंग, मतलब टोटल डिपॉजिट आना चाहिए, क्या, पोस्ट टोटल डिपॉजिट। हमको मालूम है कि M1 के अंदर हमने ऊपर क्या लिया था, सॉरी M3 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट लिया था। यहाँ पे कौन सी लिया था, यहाँ पे हमने डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस लिया था। हाँ जी, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट लिया था। मतलब कि इसमें तो पोस्ट ऑफिस का तो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट, पोस्ट ऑफिस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस का दोनों ले लिया, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट भी ले लिया, और डिमांड डिपॉजिट भी ले लिया, और वो किसमें, M3 के अंदर। ठीक है, तो M4 क्या होता है, लीस्ट लिक्विड होता है। बस ये इतना सिंपल सा है, आपको ये बस ये याद रखना है। M1 निकालो, M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट ऐड करो तो M2 बन जाता है। उस अगर M1 के अंदर ही टाइम डिपॉजिट ऑफ ऐड करोगे तो M3 बन जाएगा। और M4 के लिए क्या करोगे, M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस का टाइम प्लस पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट ऐड करो तो M4 बन जाएगा। सिंपल है, 1 नंबर के रोकड़े मार्क्स आते हैं। अब देख बेटा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि मनी सप्लाई कितना है उसका डिटरमाइन करना है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना है उसका कैलकुलेशन करना है। बेटा ये मनी सप्लाई कैसे आता है, उसका कैलकुलेशन कैसे मालूम पड़ेगा, वो हम देखते हैं। अब इसकी थियरी समझाने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं आगे आपको क्रेडिट क्रिएशन बताऊंगा, फिर मनी सप्लाई पे जाऊंगा। क्रेडिट क्रिएशन आपने अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा, हाँ जी पढ़ा होगा। बेसिकली क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन का अंदर, जब बैंकिंग सिस्टम में जो भी पैसा आता है, बैंक कभी भी उसके पास नहीं रखता। बैंक सिंपली क्या करता है, हम अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा आता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आता है, सपोज 100 रुपए है, क्योंकि बैंक को इस जो 100 रुपए है उसमें लोगों को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इसलिए बैंक क्या करता है, ये 100 रुपीज को लोगों को लैंड कर देता है। अब ये लैंड का 100% करेगा नहीं सर, इसमें से कितना डिडक्ट करता है, इसमें से जो हमारा LRR बोल लो, LRR लीगल रिजर्व रेशियो, या तो आप इसको CRR भी बोल सकते हो, या आप इसको रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हो, इतना परसेंट को माइनस करता है। और बाकी सपोज ये 20% हो तो 20% माइनस करने के बाद 80 रुपीज क्या करेगा, लैंड करेगा। ठीक है, ये 80 रुपीज किसके पास जाएंगे, दूसरी बैंक के पास जाएंगे। दूसरी बैंक क्या करेगी, इसमें से 20% डिडक्ट करके, मतलब कितना, 16 रुपए डिडक्ट करके
कुछ 64 रुपीज क्या करेंगे दूसरे को लैंड करेंगे। ये क्या होता है, ये चक्कर घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, और इसी चक्कर को बोलते हैं कि इकोनॉमी में 1000 रुपए आते हैं और वो चक्र और वो 1000 रुपए के क्या होता है मल्टीपल टाइम्स बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू। तो मनी सप्लाई बढ़ता जाता है, ये बिकॉज ऑफ क्या होता है बैंकिंग अपने पास पैसा नहीं रखेगी और वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है। तो इसमें हमने दो चीज नोट की है, कभी भी बैंक क्या करेगी रिजर्व रेशियो जितना पैसा ही अपने पास रखेगी उससे ज्यादा रुपए नहीं रखेगी। अगर बैंक यहाँ पे बोल दे कि भाई मैं तो 20% नहीं, मैं तो पूरा यहाँ पे 100% रखूंगा, कितना 100%, तो क्या फिर हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा? नहीं, आगे लैंड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो भी पैसा है वो उन्होंने अपने पास रख लिया। समझ रहे हो? और अगर सपोज कि यहाँ पे बैंक ने जिसको लैंड किया है मतलब 80 रुपए सपोज मिस्टर किसको लिया, हमारे चंदूलाल भाई साहब को दिया है, तो ये चंदूलाल को दिए हुए हैं। अब चंदूलाल बोलते कि भाई मेरे को तो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं करना, मेरे को तो इसका कैश विड्रॉ करना। अगर यहाँ पे वो कैश विड्रॉ कर देगा तो कैश विड्रॉ करने से बैंकिंग चैनल में पैसा जाएगा नहीं, जो जाएगा नहीं तो फिर पैसा विड्रॉ कैसे, तो आगे बैंक लैंड कैसे करेगी? मतलब कि ये जो मनी सप्लाई है ये बेसिकली दो कंसेप्ट पे काम करता है। पहला, बैंक क्या करेगी रिक्वायर रिजर्व जितना ही पैसा अपने पास रखेगी, एक्सेस रिजर्व कभी भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा, कभी भी यहाँ पे बैंकिंग चैनल के अंदर कैश का विड्रॉवल नहीं होना चाहिए, कैश विड्रॉवल नहीं होना चाहिए। अगर कैश विड्रॉवल हुआ तो बैंकिंग चैनल से पैसे निकल जाएंगे और फिर आगे मनी सप्लाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन था जो हमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। ओके, अब बेटा ये होता क्या है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है बेसिकली कहां से शुरू होता है? आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट मतलब इकोनॉमी में पैसा लगाती है। क्या करती है? आरबीआई इकोनॉमी के अंदर पैसा लगाती है। कितना लगाया? 1000 रुपए। जब इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है तो वही पैसा लोग क्या करते हैं, लोग अपने पास दो चीज में फॉर्म में रख सकते हैं। देखो, जब भी मनी क्या होगा, आरबीआई मनी इंजेक्ट करेगी, क्या करेगी? मनी इंजेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। क्या बोलेंगे? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इकोनॉमी में आ गया, हाँ जी आ गया। अब लोगों के पास दो ऑप्शन है, आइदर उसको किसके फॉर्म में रख ले, कैश के फॉर्म में रख ले, या इसको क्या करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लोग कभी भी कैश में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट कहाँ पे कराएंगे? बैंक के अंदर करेंगे। बैंक का रोल अब यहाँ से शुरू हो जाता है और बैंक इसके ऊपर क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन सीसी क्रिएट करेगा। क्या करेगा? क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, बैंक इसको लैंड करेगा और ये लैंडिंग से फर्दर क्या होगा, फर्दर हमारा जो मनी सप्लाई है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब आरबीआई इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट करने के बाद बैंक क्या करती है, उस पैसे को लैंड करके किसी और को। याद रखना, जब फर्स्ट टाइम जो पैसा आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। और यही मनी को और क्या बोला जाता है, हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई पावर्ड मनी बोल दो कि भाई आरबीआई ने इतना मनी इंजेक्ट किया है और वही प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास आया है। ठीक है, और बैंक क्या करेगी, बैंक इसको किसी को लोन दे देगी, वो व्यक्ति उसके दूसरी बैंक में जमा कराएगा। याद रखना, जब है ना यहाँ पे याद रखना, जब फर्स्ट टाइम जो पैसा आता है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं, और इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, या तो मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ड से ये जाना जाता है। लेकिन जब ये मनी तो दूसरी बैंक के पास आता है तो वो प्राइमरी डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि वो डिपॉजिट से डिपॉजिट क्रिएट हुआ है, तो उसको हम डिराइव्ड डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिपॉजिट बोलते हैं। तो जितने भी डिपॉजिट फर्दर क्रिएट होते हैं उन सभी डिपॉजिट को हम डिराइव्ड डिपॉजिट बोलते हैं। ओके, ये क्लियर? ओके, क्लियर सर। ठीक है, अब बेसिकली ये कंसेप्ट कैसे काम करता है वो देखो। तो कंसेप्ट इस तरह से काम करता है, ये टेबल के अंदर आप इसको थोड़ा सा नजर माना। ये टेबल के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1000 रुपए इंजेक्ट किए इकोनॉमी के अंदर। जब गवर्नमेंट ने इंजेक्ट किया उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी बेस या तो हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बैंक क्या करेगी, सपोज की कैश रिजर्व रेशियो या तो लीगल रिजर्व रेशियो या तो हमारा रिजर्व रेशियो, कोई भी आप बोल सकते हो। रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है? 20% है। अब बेटा जी ये 20% तो बैंक क्या करेगी, 1000 में से 200 अपने पास रखेगी और बाकी का 80 क्या करेगी, किसी को लैंड कर देगी। अब ये जब पैसा दूसरी बैंक के पास आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव डिपॉजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिराइव डिपॉजिट बोलेंगे। डिराइव डिपॉजिट में से 20% अपने पास काट देंगे, बाकी का किसी को
लैंड करेगी। अब ये क्या हो गया, ये फर्दर डिराइव डिपॉजिट हो गया। तो 1,000 रुपए में से डिपॉजिट क्रिएट होते जा रहा है। तो ये जितनी भी नीचे डिपॉजिट आती है वो सबको हम क्या बोलते हैं, डिराइव डिपॉजिट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नए लोन्स क्रिएट होते जा रहे हैं, न्यू लोन्स आर क्रिएटेड। अब मनी सप्लाई कितना बढ़ेगा वो निकाल रहे हैं। तो हम देखते हैं बेटा, मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है। हमने जब हम छोटे बच्चे थे, चड्डी पहन के फूल खिलाते थे, तब हमने देखा था, क्या देखा था, अगर आप सीबीएसई के अंदर हो, तो सीबीएसई के अंदर कैसा सिखाया जाता है, मनी मल्टीप्लाई पहले सिखाया जाता है कि भाई मनी मल्टीप्लाई निकालो। मनी मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं, 1/r इंटू 100 निकालो। और यहाँ पे सपोज 20% हो तो 20 डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई कितना आया, मल्टीप्लाई बाय आया 5। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हम मनी सप्लाई निकालेंगे। मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी सप्लाई। क्या आ जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये मनी मल्टीप्लाई एम। ठीक है, तो हमारा एम कितना है, 5। और प्राइमरी डिपॉजिट हम एज्यूम करते हैं कि 1,000 की प्राइमरी डिपॉजिट थी, इंजेक्ट किया था 1,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मनी सप्लाई आ जाएगा 5,000। वहीं पे अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो, जी या सीबी के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पे सिंपल हम क्या कर देते थे, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/r इंटू 100। अब यहाँ पे कर लो, आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/0.2 आएगा, क्योंकि ये r है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, सॉरी ये 0.2 रखा है तो 100 रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आप इसको आंसर निकालोगे, आंसर आएगा 5000। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा कि जब हम, आप इससे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, तो जनरली हम क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्मूला करके निकालेंगे, जिसमें हम पहले क्या निकालेंगे, मनी मल्टीप्लाई निकालेंगे। मनी मल्टीप्लाई को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर तो यही फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये 20% का रेट है, तो 20 अपॉन में, सॉरी 1000, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20%, तो ऊपर आएगा 100। इसका आंसर आप निकाल लोगे आंसर, तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा टोटल 5000। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/r, r कितना है 20%, तो मतलब 1 में 2.2। इसका आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। ये क्या आएगा, टोटल सप्लाई ऑफ मनी। क्या आया, टोटल सप्लाई ऑफ मनी। सर इसमें रिजर्व कितना है, तो अरे इसका 20% का दे, तो 20% करोगे 5000 का, तो कितना आएगा 1000। सर मगर ये 1000 तो देखा दिखा चलता है। मैंने बोला हाँ, ये यहाँ पे जो प्राइमरी डिपॉजिट होती है, जो मॉनेटरी बेस होता है, या तो जो हाई पावर्ड मनी होता है, वही क्या होता है, वही हमारा रिजर्व रेशियो होता है। क्या होता है, वही हमारा रिजर्व रेशियो होता है। और अगर कोई पूछे कि न्यू लोन कितने की क्रिएट हुई, तो हमने टोटल मनी सप्लाई कितने से बढ़ाया, 5000 से। उसमें से हमारे पास ओल्ड लोन कितना था, 1000, तो कितना नया लोन क्रिएट हुआ, टोटल 1000 का नया लोन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो देखो बेटा जी, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा। अब इस चीज को एक है ना ध्यान से समझना कि यहाँ पे आप प्राइमरी डिपॉजिट बोलो, उसको मॉनेटरी बेस बोलो, उसको हाई पावर्ड मनी बोलो, या टोटल रिजर्व बोलो, ये सब एक ही है, चड्डी बड्डी है। मतलब हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस, टोटल रिजर्व, वो सब एक ही होता है। तो ये सबका क्या करेंगे, आप इसमें से कोई भी वर्ड बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई पे क्या करना, आपको मनी सप्लाई से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मनी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल क्रेडिट क्रिएशन, या तो मनी सप्लाई भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके जी, ओके। अब ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ। आप प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/CRR कर सकते हो। आप उसको मॉनेटरी बेस या तो HPM मल्टीप्लाई बाय 1/RB का सॉल्व कर सकते हो। और या तो आप इसको टोटल रिजर्व, क्योंकि हमको मालूम है कि टोटल रिजर्व और हाई पावर मनी क्या होता है, एकदम मैच ही हो जाता है। ये देखो टोटल रिजर्व ये रहा, और ये दोनों मैच है। तो टोटल 1000 की जगह आप क्या लिखो, मनी बैंकिंग लिख सको, और क्या आएगा, हाई पावर्ड मनी। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। तो आप
आपको बस ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 में 20%। और आप क्या कर सकते हो, सबसे मनी मल्टीप्लाई निकाल लो, उसके अंदर 1/c आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 5 है, उसको प्राइमरी डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा है 5000। क्लियर है क्या? अच्छा, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r। सर इसके अंदर ये भी तो हो सकता है ना मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, कि मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई मेरा होता है कि मैं कितना प्राइमरी डिपॉजिट का, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट का मनी मल्टीप्लाई से करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मनी सप्लाई। तो ये भी तो हो सकता है कि हमको अगर इस रेट से करना हो तो मनी सप्लाई की जगह मनी मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना हो तो बेटा जी ये जो है ये इधर जाएगा, इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल टू मनी मल्टीप्लाई। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। तो देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, मनी सप्लाई डिवाइड बाय प्राइमरी, हाई पावर मनी बोलो, मॉनेटरी बेस बोलो, या तो आप उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलो, सब का सब एक ही है। तो आपका कितना मनी मल्टीप्लाई आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे बेटा जी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि लोग अपने पास कैश को होल्ड नहीं करते। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि बैंक भी अपने पास एक्सेस रिजर्व नहीं रखती, जितना रिजर्व रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा अपने पास रखती है। उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, CB 0 होगा हमारा, जो यहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर ये फॉर्मूला काम करेगा। मतलब however we can write money multiply is equal to डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/r, या तो रिजर्व, टोटल रिजर्व मल्टीप्लाई बाय 1 में रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ओके। तो ये बेटा हमने क्या देखा, ये हमने देखा मनी मल्टीप्लाई, ये हमने देखा क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, क्या क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको मनी कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लाई पूछा है। अब मनी मल्टीप्लाई के अंदर हमको क्या समझना है, देख बेटा, जितना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा उतना मनी सप्लाई ज्यादा होगा। सर कैसे, एक सिंपल बात बता, यहाँ पे मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, मनी सप्लाई मतलब क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी मॉनेटरी बेस है, जितना भी मॉनेटरी बेस है, या तो हाई पावर्ड मनी बोलो, हाई पावर्ड मनी, या तो आप उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलो, या तो आप उसको टोटल रिजर्व बोलो, सब एक ही वर्ड है। ठीक है, इसका किससे मल्टीप्लाई करते हो, मनी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करते हो। अब सपोज कि ये है 1000 और मनी मल्टीप्लाई है 5, तो कितना आएगा 5000। अगर मनी मल्टीप्लाई 5 की जगह 15 हो गया तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15,000। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा उतना मनी सप्लाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मनी सप्लाई और सॉरी मनी मल्टीप्लाई, हाँ मनी मल्टीप्लाई एंड मनी सप्लाई के अंदर क्या कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। जितना मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा उतना मनी सप्लाई ज्यादा होगा। अच्छा ये बताओ कि सपोज सपोज बेटा जी यहाँ पे हमको है ना, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये फॉर्मूला नहीं, द मनी सप्लाई बेसिकली मनी सप्लाई होता है क्या है, मनी सप्लाई के अंदर हम क्या करते हैं, ये तो आपको मालूम पड़ेगा जी, हाँ, कि यहाँ पे कितना एडिशनल 1 रुपए करेंसी इंजेक्ट करते हैं जब कंट्री के अंदर, तो कितना टाइम्स वो मनी ग्रो करती है, उसी को बोला जाता है मनी मल्टीप्लाई। द मनी सप्लाई बिगेम इज इक्वल टू C प्लस D। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि मनी सप्लाई कंट्री के अंदर जितनी करेंसी है ना, हम कुछ भी करेंसी का विड्रॉल नहीं करें। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आरबीआई ने कंट्री के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया मतलब करेंसी डाला। कितना करेंसी इंजेक्ट किया, सपोज 1000। अब ये 1000 का क्या हो सकता है, हम इसका कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, हम इसको डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कुछ भी हम कैश विड्रॉवल नहीं करते और पूरा का पूरा पैसा कहाँ ले जाते हैं, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। अब क्या होगा, जब ये पैसा हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया है तो यहाँ से अब बैंक का रोल चालू हो गया और बैंक क्या करेगी, उसके ऊपर क्रेडिट क्रिएशन करेगी और उसी को तो हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। आर यू गेटिंग मी? ओके जी।
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बिग एम मतलब मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एम बी। अरे यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था, एम बी मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बेस। ये रहा, देखो मॉनेटरी बेस बोलो, हाई पावर्ड मनी बोलो, आपका प्राइमरी डिपॉजिट है तो टोटल रिजर्व, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, मनी मल्टीप्लाई से, तो क्या मिलता है आपका मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई तो क्या होता है, एम होता है, तो देखो कैपिटल एम, तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो गया, बिग एम इज इक्वल टू ये बिग एम इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एम बी। एम बी बोलो हाई पावर्ड मनी बोलो, आप उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोल लो, आप उसको टोटल रिजर्व बोल लो, या तो आप उसको मॉनेटरी बेस बोलो, सबके सब एक ही नाम है, ठीक है, ओके। और सपोज कि अगर मेरे को मनी मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना हो तो इसको क्या करो, उसको वहां पे फेंको, तो मनी सप्लाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई डिवाइड में मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, वही वैसे फॉर्मूला बन गया है। हाँ जी, ओके ओके जी। अब आते हैं आगे, फॉर्मूला नंबर दो। फॉर्मूला नंबर दो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो सीबीएसई और आरबीआई जो सीबीएसई गुजरात बोर्ड के अंदर जो सिलेबस है उसमें क्या होता है, बस यही फर्क होता है। गुजरात बोर्ड के अंदर डायरेक्टली क्या करवाता है, 1/r/100 करता है, इसी को तो क्या बोला जाता है, मनी मल्टीप्लायर। सीबीएसई में क्या करते हैं, मनी मल्टीप्लायर को पहले फाइंड आउट किया जाता है और उसको प्राइमरी डिपॉजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या गया, 1/r/100, ठीक है। तो देखो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/r, ठीक है, 1/r। जितना क्या होगा बेटा जी, एक अब इसको चीज को आप ध्यान रखना कि देखो अगर है ना रिजर्व ज्यादा हुआ, रिजर्व 5% है, तो बैंक क्या करेगी कि 100 रुपए मिल रहा है ना हमको, तो 100 में से रिजर्व 5 है, तो 5 रुपए काट के कितना लोगों को लैंड कर पाएगी, 95। लेकिन वहीं पे रिजर्व कितना हो गया, 20% हो गया। अगर वो 20% हो गया तो फिर बैंक क्या कर पाएगी, 100 में से 20% अपने पास रखना पड़ेगा और 80 रुपीज ही लैंड कर पाएगी। अब किसमें लैंडिंग ज्यादा है, इसमें लैंडिंग ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिजर्व रेशियो कम होता है, तो यहाँ पे रिजर्व रेशियो कम होता है तो उसका मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होता है, और मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो उसका मनी सप्लाई भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा हुआ तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, और मनी मल्टीप्लायर कम हुआ तो मनी सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। आर यू गेटिंग मी, ओके, बस ये बेसिक कंसेप्ट है इसके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। When credit creation will not work, ये मैंने आपको बता दिया क्रेडिट क्रिएशन कब नहीं वर्क करता, अगर आप अपनी सारी की सारी करेंसी में कन्वर्ट करवा दो तो वहीं पे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन रुक जाएगा। अगर बैंक क्या करे, जितना रिजर्व रोकना है उससे ज्यादा 100% अमाउंट अपने पास ही रख ले, रिजर्व के फॉर्म में रख ले, और आगे मनी को पास ही नहीं करे, तो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी, ओके। तो एजम्पशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि हम बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व नहीं रख रही और पीपल अपने पास करेंसी के फॉर्म में पैसे नहीं रख रहे, ठीक है। अब है ना यहाँ पे है ना कुछ है ना मनी मल्टीप्लाई अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि अब आगे क्या बोलना चाहता है। बेटा जी ये बोलना चाहता है कि भाई है ना हमारा जो क्रेडिट, ये जो है ना, ये जो हमारा मनी सप्लाई है, ये बेसिकली 3 फैक्टर पे काम करता है। क्या, मनी सप्लाई हमारे 3 फैक्टर पे काम करता है। पहला, स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी। मतलब क्या होता है स्टॉक ऑफ, पहले मैं इसको कंसेप्ट को आगे आपको ये बताता हूँ कि हम एक एक करके मैं आपको नीचे इसको डिटेल में बताता हूँ। पहला है हाई पावर्ड मनी से रिलेटेड है, दूसरा डिपॉजिट का कितना परसेंट हम रिजर्व में रख रहे हैं, और तीसरा डिपॉजिट का कितना परसेंट हम कैश के फॉर्म में रख रहे हैं। ये तीनों चीजें बताती है कि मेरा मनी सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा। सर समझे नहीं, चलो बताते हैं। यहाँ पे पहला सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंजेक्ट करती है। इंजेक्ट करती है, क्या करेगी, मनी करेंसी के अंदर। अगर बेटा करेंसी कम इंजेक्ट करोगे तो मनी सप्लाई कम होगा, लेकिन 500 की जगह आप करेंसी क्या करोगे, कंट्री के अंदर इंजेक्ट ज्यादा करोगे। आप 500 की जगह देखो 500 इंजेक्ट किया, रिजर्व रेशियो 20% है, तो कितना हमारा करेंसी मनी सप्लाई होगा, 2500। लेकिन वहीं पे 500 की जगह आपने इंजेक्शन कितना किया, 2000, तो उससे मनी सप्लाई कितना बढ़ेगा, 10,000। तो देखो यहाँ किसके अंदर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है, 10,000 के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा इंजेक्ट करती है
तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई, मनी सप्लाई ज्यादा होगा। तो हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर इंजेक्ट इन द कंट्री कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, इंजेक्ट इन द कंट्री ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा, बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी विल डायरेक्टली विद द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर मनी इश्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा ये जो हमारा मनी सप्लाई, दूसरा किसके ऊपर इफेक्ट करता, डिपेंड करता है, कमर्शियल बैंक के ऊपर। कमर्शियल बैंक के ऊपर क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करती है, पूरा का पूरा लैंड नहीं करती, वो कुछ पैसा किसके फॉर्म में रखती है, रिजर्व के फॉर्म में रखती है। अगर देखो एक बैंक है जो 5% रिजर्व रख रही है और दूसरी बैंक है जो 10% रिजर्व रख रही है, ठीक है, दोनों को सेम प्राइमरी डिपॉजिट मिल रही है 1000, लेकिन जो 5% रिजर्व में रख रही है, क्योंकि उसका रिजर्व रेशियो कम है, मतलब मनी मल्टीप्लायर ज्यादा आएगा, और मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा तो वहां पे मनी सप्लाई ज्यादा होगा। वहीं पे 20% वाला जो है उसको अपना रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, तो मनी को सप्लाई को कम कर पाएगी, तो मनी क्रिएशन कम होगा। तो देखो यहाँ पे 20% वाले को मनी सप्लाई सिर्फ 5000 हो रहा है और 5% वाले के अंदर मनी क्रिएशन 20,000 हो रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर रिजर्व रेशियो कम तो मनी सप्लायर ज्यादा, रिजर्व रेशियो ज्यादा तो मनी सप्लाई कम। सिंपल है। ओके जी, तो ये हमारा मनी सप्लाई किसके ऊपर, सेकंड पहला हमने देखा किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इंजेक्शन कितना करिए। बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक कितना रिजर्व में रख रही है। लेकिन रिजर्व के अंदर भी रुको, अगर इसमें गवर्नमेंट बैंक के अंदर रिजर्व रेशियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी बार रिजर्व रेशियो सपोज 5% है, लेकिन बैंक तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो क्या करूंगा, ज्यादा रिजर्व रखूंगा। तो बोले ठीक है, तू ज्यादा रिजर्व रख, मतलब बैंक एक्सेस रिजर्व रखना चाहती है। एक्सेस रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होगा, अरे टोटल रिजर्व कितना रखा है, सपोज टोटल रिजर्व बैंक ने रखा 600, रखना कितना चाहिए था 500, कितना एक्सेस रखा है 100, इसी को बोला जाता है एक्सेस रिजर्व। ठीक है, अब डेटा जी, अगर एक्सेस रिजर्व क्या होगा, अगर बैंक ज्यादा एक्सेस रिजर्व रखेगी तो क्या होगा, एक्सेस रिजर्व ज्यादा रखने से मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, और एक्सेस रिजर्व क्या करेगी, कम रखेगी तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्या ये बात सही है, हाँ जी सही है। ओके, तो देखो, हायर द एक्सेस रिजर्व लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, वही लिखा हुआ है, हाँ जी ठीक है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेस रिजर्व एंड द मार्केट इंटरेस्ट रेट। बेटा जी, इंटरेस्ट रेट का और एक्सेस रिजर्व का क्या लेना देना है, अरे सिंपल है सर, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और आप अपने पास बोल रहे हो कि नहीं मैं तो एक्सेस रिजर्व रखूंगा, अरे तू एक्सेस रिजर्व रखेगा बेबुद्धि के इंसान, तेरा क्या होगा, तेरा जो मनी जो तू लैंड कर सकता था उस पर ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकता था, अब वो नहीं कमा पाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तू लॉस करेगा तेरी, और जिससे क्या होगा, तू लॉस में डूबेगा। मतलब क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कंट्री के अंदर ज्यादा होता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता है, आपका ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बैंक ऐसा नहीं करेगी, बेवकूफ नहीं है, वो अपने एक्सेस रिजर्व को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व कम कर देती है, क्योंकि अदरवाइज एक्सेस रिजर्व ज्यादा रखेगी तो इंटरेस्ट का लॉस होगा, अरे खाएगी क्या और लोगों को देगी क्या। ठीक है, बैंकिंग पूरा सिस्टम चलाना है, एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, प्रॉफिट लाना है, वो सब करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बैंक क्या करेगी, अपने पास एक्सेस रिजर्व को कम कर देगी। एक्सेस रिजर्व कम कर देगी, क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा, अगर कंट्री के अंदर क्या है, इंटरेस्ट रेट एकदम कम है, 1% 2% चल रहा है, बैंक बोलेगी अरे छी इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छा तो पैसा मार्केट में देना ही नहीं है। मतलब क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो बैंक अपने पास सेफर साइड मनी सप्लाई ज्यादा रख लेती है, स्टॉक ज्यादा रख लेती है, मतलब एक्सेस रिजर्व को बढ़ा देती है। एक्सेस रिजर्व बढ़ाते ही मार्केट में लेंडिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक्सेस इंटरेस्ट एंड मार्केट एक्सेस रिजर्व। यहाँ पे क्या है, एक्सेस रिजर्व, हाँ एक्सेस रिजर्व का इंटरेस्ट रेट के साथ क्या लेना देना है, एक्सेस रिजर्व रेशियो एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस रिजर्व रेशियो
टू एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर आउटफ्लो। अरे फ्यूचर आउटफ्लो, अच्छा मेरी बात समझो। सपोज क्या है ना, आपके पास जेब में 100 रुपए और आप बाहर पार्टी शार्टी करने गए, लेकिन अचानक से याद आया कि यार ये 100 रुपए तो मेरे को अपने खास फ्रेंड को लौटाने हैं। अब क्या वो 100 रुपए में सब खर्चा करोगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। अगर 100 रुपए का खर्चा कर दिया तो फ्रेंड को हम क्या देंगे? तो कहने का मतलब क्या, अगर फ्यूचर में आपका आउटफ्लो आने वाला है, फ्यूचर में आपको कोई पेमेंट करना है और वो पेमेंट करना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपना खर्चा नहीं करोगे। मतलब बैंक को मालूम है कि इतना पैसा मेरे को लौटाना है फ्यूचर के अंदर और मेरे पास ये फंड पड़ा हुआ है, क्या मैं इसको दूं कि नहीं दूं? ऑफ कोर्स नहीं दोगे, क्योंकि फ्यूचर में क्या करना है? पेमेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में आउटफ्लो करना है, हमें करना होगा, तो एक्सेस रिजर्व क्या करेंगे? फ्यूचर में आउटफ्लो कम करना है। क्या करना है कि हमको फ्यूचर में आउटफ्लो बहुत कम करना है, तब तो हम बोलेंगे बिंदास खर्चा करो। हमको क्या है, बैंक क्या करेगी, देखेगी रिजर्व पड़ा हुआ है, पूछेगी ओ भाई बता क्या फ्यूचर में कोई पेमेंट बाकी है क्या, करने के आएंगे क्या? बोले नहीं सर, लगा दे, एक्सेस रिजर्व मत रख, सबका सब लैंड कर दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस रिजर्व को कम कर देंगे और लैंडिंग ज्यादा करेंगे। लेकिन हम उसको पूछा कि भाई बता फ्यूचर के अंदर लैंडिंग करना है कि नहीं? बोले हाँ सर, 1,000 करोड़ इसको देने हैं, 2,000 करोड़ उसको देने हैं, 3,000 करोड़ उसको देने हैं। तो वो बोलेगा रुक जा भाई, लोगों को लोन मत देना, वो पैसे को इकट्ठा करके रख, क्योंकि हमारे को लायबिलिटी को चुकाना है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में आउटफ्लो बढ़ ज्यादा है, फ्यूचर आउटफ्लो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेस रिजर्व को बढ़ा देंगे ताकि उस लायबिलिटी को मीट कर सके। सिंपल है। ओके जी, नेक्स्ट आ रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने मनी मल्टीप्लायर के 3 अप्रोच हमने होते हैं। पहला होता है सेंट्रल बैंक का हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी ज्यादा, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा। फिर दूसरा हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक अगर रिजर्व अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व के अंदर कम रिजर्व रखती है तो मनी सप्लाई ज्यादा, ज्यादा रिजर्व रखेंगे तो मनी सप्लाई कम। फिर आ रहा है हमारा तीसरा अप्रोच, बिहेवियर ऑफ अ पब्लिक। भाई पब्लिक का बिहेवियर क्या बोलता है भाई, वो तो बताओ। भाई पब्लिक के बिहेवियर में सर हम क्या बोलेंगे? अरे पब्लिक का बिहेवियर बोलता है कि पब्लिक कैश में रखना चाहते कि नहीं रखना चाहती। अगर अगर सर कैश में नहीं रखे तो, अरे कैश में नहीं रखे तो पूरा पैसा कहाँ जाएगा? बैंकिंग चैनल में। और अगर पैसा बैंकिंग चैनल में गया तो, पैसा बैंकिंग चैनल में गया तो बैंक क्या करेगी? उसको लैंड करेगी, उसके ऊपर दूसरे को देगी, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। तो सर इसका मतलब तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। एग्जैक्टली वही बोलना चाहता हूं कि अगर कैश रिजर्व नहीं है या तो जीरो है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग चैनल पे अपन को भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो पैसा मेरे पास रखूंगा। तू रख भाई, अगर तू पूरा का पूरा जितना आरबीआई ने इंजेक्ट किया पूरा पैसा तेरे पास रखेगा तो क्या बैंक के पास गया? नहीं। क्या तो बैंक के पास गया तो क्या बैंक उसको फर्दर लैंड कर पाएगी? नहीं। तो मनी सप्लाई बढ़ पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। तो वही तो है कि पब्लिक के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है। हायर करेंसी रेशियो, अगर लोग क्या कर रहे हैं? करेंसी ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। अगर करेंसी ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, करेंसी रेशियो का मतलब कि कैश के फॉर्म में पैसा ज्यादा रख रहे हैं, तो मनी सप्लाई का क्या होगा? सर कम हो जाएगा। वेरी गुड। और लोअर करेंसी रेशियो, अगर करेंसी रेशियो क्या है? कम है, मतलब अपने पास नील या तो बहुत कम पैसा रख रहे हैं, बोले सारा पैसा बैंक में डालो, अपने को कोई माथा को छोड़ चाहिए नहीं, तो फिर बैंक के पास डालोगे तो बैंक तो उसको क्या करेगा? लेंडिंग करेगा। तो मनी सप्लाई क्या होगा? मनी सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है हमारा? नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। एक और चीज देख लो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट? बेटा टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि हम हमारा जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से कितना डिमांड डिपॉजिट रख रहे हैं। देखो एक चीज आप समझना कि टाइम डिपॉजिट डिवाइड बाय डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या होता है? कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अब अगर सपोज कि टाइम डिपॉजिट है 10 और डिमांड डिपॉजिट है 2, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। और अगर उल्टा टाइम डिपॉजिट डिवाइड बाय डिमांड डिपॉजिट के अंदर उल्टा है, यहाँ पे है सपोज करते हैं हम 2 और उल्टा कर लो ना एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.2। बेटा देख, अगर टाइम डिपॉजिट अगर ज्यादा होता है, टाइम डिपॉजिट ज्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट,
तो बैंक क्या कर पाती है, क्योंकि डिमांड ये जो पैसा है जल्दी से मांगने आप नहीं आने वाले। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इसके ऊपर ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम डिपोजिट, उसको मालूम है कि आएगा भाई वो 5 साल बाद पैसे लेने, तब तक घुमाओ ना इसको, जैसे घुमा सकते हो और जहां जहां से पैसा कमा सकते हो कमाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा यहाँ पे ये जो रेशियो है ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो मनी सप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिपॉजिट ज्यादा है। लेकिन अगर टाइम डिपॉजिट कम है और डिमांड डिपॉजिट ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए बैंक ज्यादा लोन किसी को नहीं देती। इसका मतलब तो ये हुआ, टाइम डिपॉजिट अपॉन डिमांड डिपॉजिट अगर कम है तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई हमारा कम होगा। लेकिन उल्टा अगर ये टाइम डिपॉजिट तो मनी टू डिमांड डिपॉजिट ज्यादा है, मतलब 5 के अंदर है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके जी। टू समराइज, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है। अब तक जो भी हमने पढ़ा बस आप इसको पढ़ लोगे तो ये क्या हो जाएगा, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर बेसिकली क्या बोलता है, देखो रिक्वायर रिजर्व रेशियो, अगर सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि भाई रिजर्व रेशियो कम रखना है, अरे वाह, लैंडिंग ज्यादा करो, लैंडिंग ज्यादा करोगे तो आपका क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा और मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। बैंक बोलता है नहीं 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 नहीं, हम तो एक्सेस रिजर्व रखेगा, भले तुमने रिक्वायर रिजर्व कम कर दिया, हम तो ज्यादा रिजर्व रखेंगे। अरे तू रख, अगर तू एक्सेस रिजर्व रखेगा तो तू लैंड नहीं कर पाएगा, लैंड नहीं कर पाएगा तो मनी सप्लाई कम होगा। ठीक है, एक्सेस रिजर्व क्या होता है, अगर एक्सेस रिजर्व ज्यादा होता है, एक्सेस रिजर्व ज्यादा होता है तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन उल्टा अगर एक्सेस रिजर्व बैंक बोले नहीं 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 ये तो लॉस हो रहा है हमको, हम ऐसा नहीं जाएगा, एक्सेस रिजर्व को कम करो, तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगा, मतलब मनी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगा। फिर करेंसी, लोग बोलते हैं हम अपने पास करेंसी नहीं रखेगा रे बाबा, तो अगर करेंसी नहीं रखेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा बैंकिंग चैनल में जाएगा, और बैंकिंग चैनल में जाएगा तो क्या होगा, टोटल मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। हाई पावर्ड मनी, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम तो हमारी कंट्री को आगे लाने के लिए पैसा, धूम पैसा इकोनॉमी में डालेंगे। अगर हाई पावर्ड मनी इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लाई, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। टाइम डिपॉजिट तो डिमांड डिपॉजिट जितना ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, उतना क्या होगा, बैंक ज्यादा लोन दे पाएगी दूसरों को। तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लॉजिकली सोचो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मनी मल्टीप्लाई का कंसेप्ट खत्म होता है। बेसिकली हमने ये मनी मल्टीप्लाई में क्या देखा, हमने ये मनी मल्टीप्लाई में देखा कि लोग अपने पास करेंसी के फॉर्म में पैसा नहीं रख रहे, लोग एक्सेस रिजर्व, जनरली बैंक जो है ये क्या होता है, ये कैश रिजर्व पब्लिक के एंगल से आता है, ये पब्लिक के एंगल से आता है। एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक के एंगल से आता है, एंड हाई पावर्ड मनी ये किसके एंगल से आता है, ये आता है हमारे आरबीआई के एंगल से। किसके एंगल से, आरबीआई के एंगल से। मगर सर एक चीज बताओ ना, अगर सपोज लोगों ने पैसा रखना चालू कर दिया तो एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक ने बढ़ा दिया, तो उस समय क्या करेंगे? तो बेटा जी उस समय क्या होता है, उस समय हर तोड़ का मोड़ होता है, हर तोड़ का इलाज होता है। मोड़ क्या होता है, मनी मल्टीप्लाई अगर क्या होता है, अगर वो दो एजम्पशन काम नहीं करते तो, ठीक है, अगर वो दो एजम्पशन काम नहीं करते, डज नॉट प्रिवेल, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा जी? तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। किस तरह का बनेगा? यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा m इजिकल टू 1 प्लस सी अपॉन में r अपॉन में r प्लस ई प्लस सी। सर ये कहा हुआ है हमारे साथ, ये हमारे साथ कहा हुआ, कुछ समझ में नहीं आया जी। तो देखो बेटा जी, जनरली क्या होता है, जनरली अगर मैं आपको बताऊं, अगर सपोज, सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर करेंसी अगर इकोनॉमी में जीरो हो जाए, मतलब कुछ भी करेंसी जीरो, मतलब कोई भी करेंसी कैश में नहीं रख रहे, तो सी जीरो है। अगर बैंक अपना रिजर्व भी क्या बोलते कि भाई मैं भी कोई एक्सेस रिजर्व नहीं रखूंगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो देखो ये सी जीरो 1 0, ये सी जीरो हो गया प्लस 1 अपॉन में क्या है, ये सी जीरो है प्लस आर, और एक्सेस रिजर्व बैंक रखना नहीं चाहती, तो बचा क्या, ये सी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये 0 0 है तो वो तो 0 हो गया, और तो नीचे क्या हो गया ये। तो मनी मल्टीप्लाई का तो फॉर्मूला हमको मालूम है सर, क्या होता है, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में आर। देखो 1 अपॉन में आर आ गया ना, तो कहना क्या चाहता हूं,
वैसे तो हमारा मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है 1/r, लेकिन जब पब्लिक बोले कि नहीं नहीं हम तो पैसा रखेगा जी, तो हम पैसा रखता है तो रखो जी, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, करेंसी रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करेंसी रेशियो। सर करेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, कितना डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट हम करेंसी हमारे हाथ पे रखना चाहते हैं, टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट करेंसी हम हमारे हाथ पे रखना चाहते हैं, वो होता है हमारा करेंसी रेशियो। तो सर ये एक्सेस रिजर्व क्या होता है, अरे एक्सेस रिजर्व भी वही होता है कि कितना एक्सेस रिजर्व रखना चाहते हैं हम टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का कितना हम अपने हाथ में रिजर्व रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, आपको सिंपली क्या करना है बेटा जी, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, देखो आपको आर तो दिया होगा कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कितना है, आपको करेंसी रिजर्व निकाल दो। करेंसी रिजर्व कैसे निकाल दोगे, टोटल करेंसी डिवाइड बाय डिपॉजिट। आप एक्सेस रिजर्व निकाल दो, एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल रिजर्व, टोटल एक्सेस रिजर्व डिवाइड बाय डिपॉजिट। तो बस आपको 80 मिल गया, आपको आर मिल गया, आर तो दिया हुआ ही है, और ई मिल गया। आप उसके ऊपर से क्या निकाल सकते हो, मनी मल्टीप्लायर। क्या निकाल सकते हो, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। ठीक है, वापस मैं बता दूं, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मनी मल्टीप्लाई का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, अगर बेटा हम ये एज्यूम करते हैं, अगर क्या एज्यूम करते हैं, रुको इसको थोड़ा सा ढंग से करेंगे, ठीक है। मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, चले जाओ। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एज्यूम करें, सॉरी यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि करेंसी क्या होगी, जीरो। क्या होगा, जीरो। एक्सेस रिजर्व क्या होगा, जीरो, सॉरी जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसमें क्या होगा, क्या कंडीशन फुलफिल होती है, एक बोलेगा यस और दूसरा बोलेगा नो। अगर यस बोलते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/r। अगर नहीं होती तो आपको क्या करने का, आपको निकालना पड़ेगा करेंसी रेशियो। करेंसी रेशियो क्या निकलेगा आपका, टोटल करेंसी डिवाइड बाय डिपॉजिट। आपको निकालने का एक्सेस रिजर्व रेशियो, वो कैसे निकलेगा, एक्सेस रिजर्व, तो जितना भी एक्स्ट्रा रिजर्व है वो अपॉन में क्या करना है, डिपॉजिट करनी है। अब इसका फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सी, ये जो करेंसी रेशियो है ना, इसी को क्या डिनोट किया जाता है, स्मॉल में सी। एक्सेस रिजर्व को क्या डिनोट किया जाता है, एक्सेस रिजर्व को क्या डिनोट से किया जाएगा, ई से। ठीक है, ई से। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे नो है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C+1, ये स्मॉल सी है, अपॉन में C+E+R। ठीक है, मैं वापस बता दूं बेटा जी, ये फॉर्मूला वही है। अगर यहाँ पे अगर करेंसी जीरो हो जाए, करेंसी जीरो हो जाए, एक्सेस रिजर्व जीरो हो जाए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 में आर ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करें कि भाई हम करेंसी होल्ड करें, हम एक्सेस रिजर्व को होल्ड कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सिंपल हमको फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का 1/r, लेकिन जब भी कैश रिजर्व रेशियो अगर दिया हो, एक्सेस रिजर्व हमको दिया हो, एक्सेस रिजर्व, तो फॉर्मूला आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, C अब +1 अपॉन में C+E+R। मैं आपको वापस बता दूं, C का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे C का फॉर्मूला होगा, ये स्मॉल सी है, इसका होगा करेंसी कितना अपने पास रखो आउट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो वो मिल जाएगा। एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला होगा, एक्सेस रिजर्व को स्मॉल में ई लिखते हैं, तो जितना एक्सेस रिजर्व है उसका डिपॉजिट का वो आ जाएगा आपके पास ये। और सर ये आर दिया हुआ, अरे आर तो हमारे पास वो नॉर्मली दिया होता है ना कि बैंक कितना अपने पास नॉर्मली रिजर्व रखती है, नॉर्मली रिजर्व रखती है। नॉर्मल जो रिजर्व होता है रिक्वायर्ड, इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व भी तो बोलते हैं हम, रिक्वायर्ड रिजर्व, वही तो आर होता है। ओके, ठीक है, तो बस बेटा जी आपके अंदर इसमें इतना ही था। आप क्या करोगे, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको है ना शुरू के अंदर एक पार्ट छुड़वाया था,
और वो पार्ट को मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि वो पार्ट के अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट पेज, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई होता है क्या है बेटा जी, देखो वैसे तो हमको मालूम है कि यहाँ पे जो मनी होता है, मनी मनी क्या करती है, तीन फंक्शन परफॉर्म करती है। जो मनी है, मनी का काम क्या है, तीन फंक्शन परफॉर्म करना है। ये एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है, कुछ भी खरीदना हो तो उसके लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, मनी को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि परचेस और सेल एक ही टाइम पे नहीं होता, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में होता है। यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, क्योंकि इसको हम कोई भी चीज को कैसे मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज के अंदर। और तीसरा होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। तो मनी का यूज तीन पर्पस के लिए होता है। हाँ जी, उसको मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर करना, या तो यूनिट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में या तो स्टोर के फॉर्म में। ओके, अब मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो ये मनी, ये जो फर्स्ट वाला था ना, वो हमारा था डिमांड ऑफ मनी के चैप्टर में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, मनी सप्लाई को देखते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है कि कोई भी करेंसी किसके पास है, पब्लिक के पास है। द मनी विच इज अवेलेबल टू पब्लिक, क्या जितनी भी मनी पब्लिक के पास होती है वो क्या होता है, वो काउंट होता है हमारे मनी सप्लाई के अंदर। बेटा मनी पब्लिक के पास है मतलब हाउस होल्ड भी हो सकता है, पब्लिक में फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, लेकिन क्या नहीं होता, एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी होता है ना, मतलब जैसे कि प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन होगा, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके अंदर कि वो प्रोड्यूसर क्यों होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, हाई पावर्ड मनी लाती है। हाई पावर्ड मनी मतलब कि कंट्री के अंदर मनी को इंजेक्ट करना, उसी को बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है, और उसके कारण बैंकिंग सिस्टम के पास क्या आता है, पैसा आता है। और बैंकिंग सिस्टम क्या करती है, उसको क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में मनी मल्टीप्लाई करती है। क्या करती है, मनी मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूसर कौन होगा, बेसिकली प्रोड्यूसर दो हो गए। पहला जो प्राइम हो गया वो गवर्नमेंट हो गया, और जो सेकेंडरी रोल हो गया वो किसका आ गया, बैंकिंग का आ गया। तो हम जब मनी सप्लाई को काउंट करेंगे तो उसके अंदर प्रोड्यूसर मतलब गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसे को कंसिडर नहीं करने का। ठीक है जी, ओके जी। तो गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल बॉडी, सबके पास जो है वो कंसिडर नहीं करना। बैंकिंग सिस्टम मतलब क्या, कि आरबीआई एंड ऑल अदर बैंक के पास जो पैसा होता है, दैट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहां पे बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देख बेटा, कहने का मतलब क्या हुआ, इसको सुन, इसको समझना, इसको समझना कि यहाँ पे मनी रिफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, मनी क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी लेना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। लेकिन उसमें क्या नहीं लेना, एक इंटरबैंक डिपॉजिट हो उसको मत लो। मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम ने जो हेल्ड किया उसको मत लेना। अब यहाँ पे बेसिकली पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक मींस ऑल द इकोनॉमिक यूनिट एक्सेप्ट जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर या तो गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम वाला, उसको हमको कंसिडर नहीं करना। ठीक है जी, समझ गए। तो हम बेसिकली आप क्या समझे, मनी सप्लाई का मतलब सर, मनी सप्लाई का मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा है, इकोनॉमी में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है, लेकिन लोगों के अंदर प्रोड्यूसर मतलब गवर्नमेंट और बैंकिंग चैनल को कंसिडर नहीं करना। बाकी सब लोगों के पास का पैसा कंसिडर करना है। एक बैंक दूसरे बैंक को दे रही है, उसको पैसे को कंसिडर नहीं करना। बैंक के पास खुद के पास कितना पैसा है उसको कंसिडर नहीं करना। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है उसको कंसिडर नहीं करना। समझ गए, मनी सप्लाई। रैशनैलिटी ऑफ मेजरिंग द मनी सप्लाई, हमको क्यों मनी सप्लाई को मेजर करने की जरूरत है, क्या रीजन है, रीजन क्या है, रैशनैलिटी क्या है। इसका रीजन यही है कि भाई हमको मॉनेटरी डेवलपमेंट करना हो, हमको कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनानी हो, हमको देखना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं, क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं। उसके लिए भी क्या करते हैं हम, जीडीपी का ग्रोथ रेट चल रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन तो नहीं है, उस सब चीज को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मनी का सप्लाई देखना पड़ता है। सोर्स ऑफ मनी क्या होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सोर्स ऑफ मनी क्या आता है, एक पहला आता है सेंट्रल बैंक के थ्रू, जो सेंट्रल बैंक के थ्रू कैसा आता है, हाई पावर्ड मनी, या तो इसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। और दूसरा किसके थ्रू आता है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वाले को स्किप करके पहले मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर आगे वाला क्वेश्चन को स्किप करवाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन की बात चलेगी, और वो क्रेडिट क्रिएशन हम पीछे से पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये पढ़ने में अब आसानी हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, मनी कौन से फॉर्म में होती है? मनी दो फॉर्म में होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है पेपर मनी। बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जिसकी खुद की वर्थ होती है, जिसकी खुद की वर्थ, जैसे गोल्ड कॉइन क्या होता है? गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन का वर्थ भी होता है। अगर गोल्ड कॉइन के ऊपर जो लिखा हुआ है, सपोज कि 100 आने का सिक्का है, अगर उस 100 आने को घिस दो, क्या अब वो 100 आने का रहेगा? हाँ जी, क्योंकि वो गोल्ड की वैल्यू थी, अगर उसको मेल्ट करोगे तो भी उसकी वैल्यू 100 आने की रहेगी। लेकिन अगर कागज है और कागज के ऊपर आप उसको फाड़ दो, 500 रुपए की नोट है उसको फाड़ दो, क्या अब उसकी वैल्यू उतनी रह जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी। तो जो पेपर मनी होती है ना, उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट ने साइन किया होता है, इसलिए उसकी वैल्यू होती है। और मटेरियल की, उसके अंदर मटेरियल की वैल्यू नहीं होती, वो उस पर जो साइन किया हुआ है, जिसने उसको इश्यू किया हुआ है, उसकी वैल्यू है। उसको जनरली एक्सेप्ट किया हुआ है लोगों ने, इसलिए उसकी वैल्यू माना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? फियाट मनी भी बोलते हैं या तो पेपर मनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? मनी होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको गोल्ड कॉइन बोलते हैं, और दूसरा होता है पेपर मनी जिसको फियाट मनी भी बोलते हैं। बेटा जी, ये जो फियाट मनी को कौन इश्यू करता है? इसको इश्यू करता है गवर्नमेंट। बेटा ये गवर्नमेंट जब भी इश्यू करता है ना, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपको दिए, किसको दिए? पब्लिक को दिए, पब्लिक को दिए, तो ये पब्लिक को मिले, हाँ जी मिले, तो इसके पास क्या हो जाएगी? इसके पास पैसे आए तो इसके लिए क्या हो जाती है? वो एसेट्स। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट को क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए डेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्या किया, वो 500 रुपए के नोट को बोला बैंक को, गवर्नमेंट को बोला कि भाई मेरे को तो 500 रुपए के नोट नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट को आपको 500 रुपए के कॉइन देने पड़ेंगे, गोल्ड देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट जो भी नोट छापती है वो गवर्नमेंट के लिए डेप्ट होता है। गवर्नमेंट एक डेप्ट क्रिएट करती है खुद के ऊपर, और आपको देती है, तो आपके पास पैसे आते हैं, आपकी वो एसेट बनती है, गवर्नमेंट के लिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स बनता है। तो गवर्नमेंट कभी भी क्या करेगी? नोट ऐसे नहीं छापेगी। नोट के सामने क्या रखना पड़ता है? उसको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है। वैसे तो पहले के टाइम पे क्या करना पड़ता था? जितना आप पेपर मनी इश्यू करोगे, जितना पेपर मनी को क्या करोगे? इश्यू करोगे, उतना ही क्या करना पड़ता था? आपको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था। कितना रखना पड़ता था? उतना ही। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या होता था? पास्ट में होता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं रहा। प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं रहा। प्रेजेंट टाइम में बेटा जी क्या करना पड़ता है? एक मिनिमम गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है को। क्या रखना पड़ता है? मिनिमम गोल्ड रिजर्व। उस मिनिमम गोल्ड रिजर्व के सामने आप कितना भी एन नंबर ऑफ पेपर मनी को पब्लिश कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ पेपर मनी आप इश्यू कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये प्रेजेंट का सिनारियो था और ये हमारा पास्ट का सिनारियो था। ठीक है जी, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी क्या होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी क्या होता है? वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इश्यू करती है, और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक जो लाती है। तो हमको क्या याद रखना है कि प्राइमरी सोर्स का नाम आएगा तो क्या याद रखेंगे? सेंट्रल बैंक, जिसको हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है, और यहीं से क्या होता है? सारे सोर्स की शुरुआत होती है। और यहाँ पे क्या होता है? जो भी इसको हम फियाट मनी बोलते हैं, ये सपोर्टेड बाय रिजर्व होता है, गारंटेड की बैंक गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है, भाई आपके का पैसा हम आपको क्या करें हैं, अगर आप हमको ये पैसा लौटा भी दोगे तो इसके सामने हम तो आपको कुछ ना कुछ देंगे, इसलिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी कहलाता है। ठीक है जी, पहले के टाइम पे इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट को क्या रखना पड़ता था? गोल्ड का एंड फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब हमको मिनिमम रिजर्व ही रखना पड़ता है। सेकंड मेजर सोर्स क्या होता है? सेकंड मेजर सोर्स होता है बैंकिंग सिस्टम, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्रेडिट मनी क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को अब यहाँ पे खत्म करें, क्योंकि हाई पावर्ड मनी हमने देख लिया। क्रेडिट मनी ये जो बैंकिंग के सिस्टम के थ्रू आता है, तो हाई पावर्ड मनी प्लस क्रेडिट मनी ब्रॉडली कंस्टिट्यूट द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई और टोटल मनी स्टॉक ऑफ अ कंट्री। ठीक है, बेटा जी, समय बदला, दिन बदले, नजारे बदले। यहाँ पे इवोल्यूशन होता गया। हम कॉमोडिटी से मेटालिक मनी पे आए, मेटालिक से पेपर करेंसी, पेपर करेंसी से अब तो हम डिजिटल करेंसी पे आ गए। अब तो कौन सी करेंसी चल रही है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी चल रही है। ये नई प्रकार की करेंसी आने वाली है, जो क्या होने वाली है? पूरा का पूरा डिजिटल करेंसी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लेकिन ये एक चीज याद रखना कि रिजर्व बैंक डिफाइन सीबीडीसी क्या कि एक लीगल टेंडर हो गए जो सेंट्रल बैंक की
हिसाब से इश्यू किया जाएगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, जिसको आप जैसे अभी यूपीआई वगैरह होता है वैसे ही एक करेंसी आने वाली है जिसको हम डिजिटल करेंसी का नाम देंगे। ठीक है, ये बहुत ही सेफ मोड में की जाएगी, जैसे हम पेपर करेंसी का यूज करते हैं या तो यूपीआई पेमेंट करते हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी अभी लीगली इट इज नॉट लीगल, ये लीगल हमारी कंट्री में तो नहीं है, इसलिए हम इसको मनी का क्राइटेरिया नहीं देते क्योंकि ये लीगल नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है, यूनिट नंबर 2 होता है खत्म। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और बेटा जी, एक वीडियो खत्म होने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर करना, सेल्फ स्टडी करोगे तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। कोई डाउट्स वगैरह हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।